नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 9 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की इकाई 1 ITS उद्योग का परिचय। बच्चों, इससे पहले हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ITS का ओवरव्यू दिया गया है एवं इसके लिए हम पढ़ चुके हैं प्रस्तावना क्या होती है। पाठ्य पुस्तक के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ साथ में पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। साथ में हमने उन सभी भागों के चित्र एवं उनके नाम के बारे में जाना था। बच्चों, इसके बाद बात करें कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ITS किसे कहते हैं या फिर ITS का क्या काम होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे BPO सर्विसेज क्या होती हैं या फिर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेस किसे कहते हैं। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे BPM इंडस्ट्री इन इंडिया या फिर भारत में BPM उद्योग। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्रीज या फिर IT BPM उद्योग की संरचना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक IT, जिसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका या फिर ITAA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा परिभाषित किया गया है, IT कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली विशेष रूप से सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन का प्रबंधन है। बच्चों, यदि हम बात करें IT की कि IT क्या होता है, तो IT दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी प्रकार की डिजाइन, किसी भी प्रकार का विकास या डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार का यदि हम काम करते हैं तो यह पूरा का पूरा काम IT के अंतर्गत आता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जब हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करके किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो इसे हम IT के अंतर्गत रखते हैं। IT सूचना प्रौद्योगिकी या फिर IT का अर्थ होता है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना। IT में सूचनाओं से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी शामिल है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक, जिसका उपयोग सूचनाओं को बनाने, संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, IT का मतलब होता है किसी भी प्रकार की सूचनाओं को बनाना, उसका प्रबंधन करना या फिर उसको मैनेज करना, उसको भंडारण करना या फिर कहीं पर सेव करना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही IT कहलाता है या सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। और सूचनाओं से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रकार की यदि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं को बनाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर मैनेज करने का काम करते हैं। और यह सभी की सभी चीज़ें IT के अंतर्गत आती हैं। यह IT से संबंधित महत्वपूर्ण टूल्स हैं। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इनपुट होती है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराई जाती है, चाहे वह कीबोर्ड के माध्यम से कराई जाए, चाहे वह स्कैनर के माध्यम से कराई जाए या फिर माउस के माध्यम से या किसी अनदर इनपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना इनपुट कराई जाती है। और जब एक बार सूचना को इनपुट करा दिया जाता है तो दूसरे नंबर पर
वहाँ प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर का जो मेन भाग होता है, जो CPU होता है, इसके अंदर सूचना जाती है और यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद इस सूचना का एक आउटपुट तीसरे नंबर पे निकल के आता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले हम सूचना को किसी माध्यम से एंटर कराते हैं, इनपुट कराते हैं। वह माध्यम कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है या किसी अनदर प्रकार की इनपुट डिवाइस हो सकती है। दूसरे बिंदु, जब हम सूचना को इनपुट करा देते हैं तो यहाँ प्रोसेसिंग होती है और जब किसी डेटा पर प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो उसका रिजल्ट या वह इंफॉर्मेशन हमें स्टेप 3 या फिर आउटपुट डिवाइस पर देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों यह प्रक्रिया चलती है और यही सूचना प्रौद्योगिकी का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है वह डेटा प्रोसेसिंग का ही परिणाम है। डेटा उन तथ्यों या अप्रसंसाधित सामग्री या फिर रॉ मटेरियल को संदर्भित करता है जिन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। बच्चों, जब भी हम किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं तो सबसे पहले यह डेटा रॉ मटेरियल के रूप में होता है। जब यह रॉ मटेरियल कंप्यूटर के अंदर जाता है और इस पर प्रोसेसिंग होती है तब जाकर के हमें कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई यूजफुल डेटा प्राप्त हो पाता है। तो जब हम डेटा को इनपुट कराते हैं तो यह रॉ मटेरियल के रूप में होता है। इसके बाद इस रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। बच्चों, इसके बाद एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का एक तथ्यात्मक डेटा, यह कक्षा में छात्रों से संबंधित डेटा का एक उदाहरण है। डेटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह निष्कर्ष सूचना है। बच्चों, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का एक तथ्यात्मक डेटा दिया गया है और जब हम उस डेटा को फिल्टर करते हैं जहां पर हमें यह पता चलता है कि इसमें इतने लड़के हैं और इतने लड़कियां हैं, तो जब हम यह डेटा लाए थे कि हो सकता है 50 लड़के और 60 लड़कियां हों, तो यह एक तथ्यात्मक डेटा था। यह सही हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो सबसे पहले यह रॉ मटेरियल के रूप में आया था, परंतु इसके बाद हमने उसका विश्लेषण किया, हमने उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश की या यह कहें कि हमने उस पर प्रोसेसिंग की और तब जाके हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यहाँ पर वाकई में कितने लड़के हैं या फिर कितनी लड़कियाँ हैं। तो यह जो निष्कर्ष निकला इसी को हम सूचना या फिर आउटपुट भी बोल सकते हैं। डेटा और सूचना के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। IT व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। कंप्यूटर और सूचना प्रणाली आज हर व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। तो बच्चों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा होता है तो उसको हम सबसे पहले प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन या सूचना में बदलते हैं और उसी सूचना के आधार पर ही हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और आज हम देखें तो IT या फिर कंप्यूटर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हर एक वर्ग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका उपयोग आज हम किसी भी प्रकार के व्यापार में अनिवार्य रूप से करते हैं और यह हमारे व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा भी बन गया है। प्रत्येक व्यापार को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है। व्यापार के लिए IT के कई लाभ हैं, जैसे कि इससे अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। बच्चों, यदि हम आज प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे या फिर हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और यदि हम IT का उपयोग करते हैं तो इससे हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं और इससे हम अपने व्यापार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर बताया गया है कि यहाँ IT के बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ आता है कि अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुँचने में मदद मिलती है। बच्चों, यदि हम IT का इस्तेमाल करते हैं तो इससे न केवल हम अपने मोहल्ले या अपने गांव या अपने शहर तक, बल्कि हम पूरे देश या विदेशों में भी अपना व्यापार फैला सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितना अधिक उपयोगी हो गया है। आज हम ई-कॉमर्स का उपयोग करके अपने घर में बैठे ही
मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और वह वस्तु हमारे घर तक पहुंच जाती है। संभावित ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध विकसित करने। बच्चों, यदि हम किसी ग्राहक के साथ में या अन्य ग्राहकों के साथ में अपने व्यावसायिक संबंध विकसित करना चाहते हैं तो यह हमें आईटी इसके लिए हेल्प करता है। संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, लागत को कम करने के लिए, दक्षता में सुधार करने के लिए, लाभ को अधिकतम करने के लिए ही हम आईटी का उपयोग कर सकते हैं। कचरे को कम करने के लिए आईटी का उपयोग किया जाता है। ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने, प्रमुख साझेदारों के साथ बेहतर संबंधों का समर्थन करने और ग्राहकों को व्यापार का बेहतर मार्गदर्शन करने की सुविधा मिलती है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि आज आईटी का उपयोग कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। यदि हम इन एक एक चीज़ों को समझेंगे तो बहुत समय इसमें लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक तो आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से यह हमें बहुत सारे ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करती है। दूसरा, यदि हम देखें कि संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए बच्चों, यदि हम आईटी का उपयोग करते हैं तो इससे हम ज़रूरी सूचनाओं और बहुत सारे ऐसे काम जिसमें हमें बहुत समय लगता है या उसका रखरखाव करना हमारे लिए कठिन होता है, यदि हम कंप्यूटर का डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो इससे रखरखाव करना आसान हो जाता है, इसको व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। यदि हम कहीं पर बहुत ज़्यादा मशीनरी लग रही है या बहुत ज़्यादा लोग लग रहे हैं तो आईटी का उपयोग करके हम अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, हम अपनी दक्षता को सुधार सकते हैं, हम अपने परिणाम को सुधार सकते हैं और अपने लाभ को भी अधिक बना सकते हैं। इसके बाद बात करें ITES की, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज या फिर सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यापार को सक्षम बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहते हैं। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहते किसे हैं? बच्चों, वह चीज़ें जो कि हम आईटी का उपयोग करके काम करते हैं, ऐसी सेवाएं जिनका उपयोग हम आईटी का उपयोग करके करते हैं, उसे हम ITES कहते हैं या फिर सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी उस प्रकार की सर्विसेज जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, वह सभी सेवाएं ITES के अंतर्गत आती हैं। ITES को वेब सक्षम सेवाएं या फिर दूरस्थ सेवाएं भी कहा जाता है, जो इनके संपूर्ण संचालन को कवर करती हैं। बच्चों, ITES को यदि हम कहें कि वेब सक्षम सेवाएं किसे कहते हैं तो इसे ITES को ही हम वेब सक्षम सेवाएं या फिर दूरस्थ सेवाएं भी कहते हैं और इनका उपयोग पूरी तरीके से कहीं और पर बैठकर भी किया जा सकता है। और किसी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। ये सेवाएं सभी कार्यालयों में कैरियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें कॉल सेंटर, पेरोल, लॉजिस्टिक प्रबंधन, राजस्व दावा प्रसंस्करण, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कानूनी डेटाबेस, बैंक ऑफिस ऑपरेशंस आदि सम्मिलित होते हैं। GIS या फिर भौगोलिक जानकारी प्रणाली, वेब सेवाएं और मानव संसाधन सेवाएं आदि जैसे कार्य के अवसर शामिल होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ITES के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी सेवाएं आती हैं जो हम ITES से संपन्न कराते हैं। ITES को उन प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सक्षम बनाया जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले तो ITES का जो उपयोग है वह किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए किया जाता है। और बात करें कि किसी कार्यालय की या किसी कार्यालय में जब कोई कंप्यूटर पर काम किया जाता है तो वहाँ पर ITES का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर ITES सर्विसेज का उपयोग किया जाता है। किसी कॉल सेंटर में जब काम किया जाता है तो यह ITES के अंतर्गत आता है।
किसी भी प्रकार का प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्रबंधन, राजस्व दावा प्रसंस्करण, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, यदि इस प्रकार के जो काम होते हैं वह सभी के सभी ITES के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न कराए जाते हैं, चाहे वह GIS या फिर भौगोलिक जानकारी प्रणाली प्राप्त करना हो, वेब सर्विसेज हो या अन्य प्रकार की कुछ भी ऐसी सेवाएं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हैं, उन्हें हम ITES के अंतर्गत लाते हैं। और इसमें वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, विनिर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ई सक्षम सेवाओं में लागतों में कमी आती है और सेवा मानकों में सुधार आता है। संक्षेप में, इंटरनेट सेवा प्रदाता का उद्देश्य B2B ई-कॉमर्स समाधान प्रदान करना है। ITES द्वारा यूजर के लिए एकल प्रदायगी तंत्र में एकीकृत विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों, आज IT का उपयोग हम लोग देखते हैं बैंकों में, फाइनेंस में, अस्पतालों में, दूरसंचार में, स्वास्थ्य विभाग में या रेलवे में, बिजनेस में या आज अपनी एजुकेशन में, सभी प्रकार से हम IT का उपयोग करते हैं। साथ साथ में यदि हम बात करें कि इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य है B2B ई-कॉमर्स या फिर बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार टू व्यापार ई-कॉमर्स का समाधान करना और उसे किस प्रकार से बढ़ाना, यह इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य बन गया है। और यदि हम बात करें ITES द्वारा यूजर के लिए एकल प्रदायगी तंत्र में एकीकृत विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाओं में शामिल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है, डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, डेटा वेयरहाउसिंग हो सकती है, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज हो सकती है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं। बच्चों, यह बताया गया है कि एक ITES के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं शामिल हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हो सकती हैं जो हम ITES से कर सकते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर यह विभिन्न सेवाएं दी गई हैं जो हमें ITES के माध्यम से करने को मिलती हैं या फिर ITES के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि BPO या फिर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं का अर्थ है कि बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से व्यापार का संचालन करना। बच्चों, इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी बाहरी सेवा प्रदाता को अपने बिजनेस में एंटर कराते हैं और उसके माध्यम से हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने या फिर अपने व्यापार का संचालन करने में उसकी मदद लेते हैं, तो यह बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आता है। BPO IT सेवाओं के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि IT व्यवसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। बच्चों, आज बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि BPO के अंतर्गत काम करती हैं। बच्चों, जैसे कि यदि हम सरकारी सेवाओं की बात करें तो आज सरकारी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हो गई हैं जो BPO का उपयोग करके अपने काम को आगे बढ़ाती हैं और उसको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत ही अच्छे स्किल्ड पर्सन्स के साथ अपने काम को बेहतर बनाती हैं। बिजनेस प्रोसेस BPO उद्योग अत्यधिक संगठित होते हैं और इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की नौकरियों को आउटसोर्स किया जाता है। भारत में सेवा की गुणवत्ता पर दृढ़ नियंत्रण के साथ लागत को कम करने में विशेषज्ञता है। BPO सेवाओं में से कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं, इसको हम देखने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से ही की जाती हैं और सरकार इस पक्ष में है कि अधिकतर जो नौकरियां हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से की जाए और जब यह चीज़ पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी, पूरी तरीके से आउटसोर्स के माध्यम से हर एक फील्ड में काम किया जाएगा, तो हमारी जो गुणवत्ता है, हमारी जो सर्विसेज हैं वह बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और हमारा देश भी विकसित देशों में आगे आने लगेगा। देख लेते हैं कुछ BPO सर्विसेज कौन कौन सी हैं। जैसे कि सबसे पहली सर्विसेज आती है वित्तीय और लेखा सेवाएं या फिर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग।
दूसरी सेवा आती है कराधान और बीमा सेवा या फिर टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तीसरी सेवा आती है ई प्रकाशन और वेब संवर्धन या फिर ई पब्लिशिंग या फिर वेब प्रमोशंस। चौथी सेवा आती है कानूनी सेवाएं और सामग्री लेखन या फिर लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। इसके बाद पांचवी सेवा आती है मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवाएं या फिर मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज। दस्तावेज प्रबंधन सेवाएं या फिर डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। छठवां आता है सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं या फिर सॉफ्टवेयर एनालिसिस सर्विसेज। और अंतिम आती है स्वास्थ्य देखभाल सर्विसेज या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो हम बीपीओ के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें से हम कुछ सेवाओं को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली सेवा थी वित्तीय और लेखा सेवाएं या फिर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। वित्त और लेखा प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग हाल ही में कई संगठनों के लिए एक रणनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रदर्शन को बेहतर बनाने और लागत को कम करने के लिए व्यवसाय दबाव में है। बच्चों, आज बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो दबाव में चल रहे हैं और इसका कारण है कि उनका प्रदर्शन खराब है या फिर कहीं ना कहीं लागत में वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम से वह अपनी सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं, अपने काम को बेहतर बना रहे हैं, साथ साथ में उनकी लागत भी कम आ रही है क्योंकि इससे उन्हें वर्कर्स को कम सैलरी पेड करनी होती है। यद्यपि अक्सर लागत को कम करने पर जोर दिया गया है, रणनीतिक परिवर्तन को सक्षम करने के लिए आउटसोर्सिंग की ओर रुझान है। प्राप्त किया जाने वाला वास्तविक मूल्य यह है कि बनाए रखा गया वित्त कार्य व्यवसाय के साथ अधिक निकटता से काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चों, जब हम आउटसोर्सिंग में काम करते हैं या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति जॉब करता है तो सबसे पहले तो वह एक गुणवत्ता वाली सर्विसेज प्रदान करता है, साथ ही उसको एक उचित कार्य के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यापार साझेदारी प्रदान कर सके और निर्णय लेने में सुधार करने में मदद कर सके। बच्चों, इसके बाद बात करें भारत में बीपीएम उद्योग कौन कौन से हैं या बीपीएम उद्योग क्या होता है। आईटी बीपीएम या फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी और निर्यात में योगदान देने के अलावा आईटी बीपीएम उद्योग की वृद्धि से भारत को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ मिले हैं, जिसमें रोजगार पैदा करना, आय का स्तर बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे भारत को तकनीकी रूप से उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की छवि के साथ विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठा मिली है। बच्चों, बीपीएम का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के बिजनेस को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उस बिजनेस को चलाना है, किस प्रकार से उस बिजनेस को मैनेज करना है, यह बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और यह हमारे भारत को आगे बढ़ाने में और भारत का विकास करने में बढ़ावा दे रहा है। अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी की, तो बच्चों बीपीएम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी जीडीपी की ग्रोथ में। या किसी भी प्रकार का अगर हम निर्यात करते हैं तो उस निर्यात में बीपीएम या आईटी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आईटी बीपीएम उद्योग की वृद्धि से भारत को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ मिले हैं। बच्चों, यदि हम बात करें कि आईटी बीपीएम का विकास करके हमें क्या मिला, तो इससे हमें कई प्रकार के ऐसे लाभ हैं, कई प्रकार से भारत को आर्थिक तरीके से मजबूती या सामाजिक तरीके से मजबूती मिली है, जिसमें रोजगार पैदा करना, साथ में आय का स्तर बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना आदि शामिल हो सकते हैं। और इससे भारत को तकनीकी रूप से उन्नत करने में भी और साथ साथ में यदि हम बात करें कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की छवि के साथ साथ भारत एक विश्व मानचित्र पर इसको प्रतिष्ठा मिली है। तो बच्चों, आज हमारे देश में आईटी बीपीएम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जब यह बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर अधिक उत्पन्न होंगे और जब रोजगार अधिक होगा
तो आय का स्तर भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। साथ साथ में हम निर्यात की ओर भी आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा भारत देश एक उन्नत देश में बदल जाएगा। यह क्षेत्र उद्यम पूंजीपति द्वारा सबसे बड़े निवेश को आकर्षित करता है और इसे देश में कई उद्यमशीलता उद्यमों को सक्षम करने का श्रेय दिया गया है। पिछले दशक बात कर रहे हैं 2008 से 18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और योगदान के मामले में आईटी बीपीएम उद्योग लगभग दोगुना हो गया है। बच्चों, यहाँ एक आंकड़ा बताया गया है कि 2008 से 2018 के बीच में जो आईटी बीपीएम उद्योग था वह लगभग 2 गुना हो गया है। बीपीओ सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है, क्योंकि इससे कई सारे फायदे होते हैं। इन सब फायदों में सबसे पहला आता है, भारत में बीपीओ सेवा प्रदाता बेहतरीन सेवाओं को देने के लिए हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। वे त्रुटि मुक्त और असाधारण सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांचों का अनुपालन करते हैं। तो बच्चों, देखिए कितना अच्छा बिंदु है कि ऐसी बीपीओ सर्विसेज प्रदान करता है जिससे कि इसके लिए वह हाईटेक हार्डवेयर का उपयोग करता है, वह हाईटेक सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। साथ में वह यह भी ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार की एरर कहीं भी उत्पन्न ना हो, और इसके लिए वह हमेशा गुणवत्ता जांच का अनुपालन करता है, या यह कहें कि वह जो मानक चीज़ें होती हैं या फिर मानक कंडीशन होती हैं उनका अनुपालन करता है। बात करें दूसरे बिंदु की, भारत सरकार आवश्यक बुनियादी संरचना और रसद सहायता या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करके भारत में बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित कर रहा है। बच्चों, यदि हम बात करें कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए या फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना का उपयोग कर रही है और उसके लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध करा रही है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां भारत में आएँ और उद्योग को प्रोत्साहित करने में मदद करें। तीसरे बिंदु की बात करें तो भारत में बीपीओ उद्योग अत्यधिक विकसित हैं और यह असाधारण गुणवत्ता वाली कई प्रकार बीपीओ सर्विसेज को देने में सक्षम है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में बहुत ही तेज़ी से बीपीओ सर्विसेज बढ़ रही हैं और यह हमेशा असाधारण सुविधा को प्रदान करती हैं, हमेशा गुणवत्ता वाली सेवाओं को प्रदान करती हैं, और इससे हमें अपने व्यापार के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं जहां इनका उपयोग करके हम लाभ कमा सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो आज हम लोगों ने देखा ITITS क्या कहलाता है, बीपीओ सर्विसेज कौन कौन सी हैं, बीपीएम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे आईटी बीपीएम उद्योग की संरचना और आईटी के अनुप्रयोग या फिर आईटी एप्लीकेशन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।